सबसे पहले खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर सड़क कटिंग के दौरान हादसा हुआ है। सड़क कटिंग का कार्य चल रहा था, इसी बीच में हादसा हो गया है। पिथौरागढ़ की खबर है, भर कर पहाड़ी नीचे गिर गई और कनाली छीना मार्ग पर यह हादसा हुआ है। पिथौरागढ़ कनाली छीना मार्ग पर हादसा हुआ है। गुडौली में बीआरओ की ओर से यह कटिंग का कार्य किया जा रहा था और हादसे में सभी मुसाफिर बाल बचे हैं। ये बड़ी खबर आपको दे दें, पहाड़ी से दूर होने के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। बाल सभी मुसाफिर और कार्य कर रहे लोग बच गए। सड़क कटिंग के कार्य के दरमियान पहाड़ी का हिस्सा टूट कर गिर गया। हम आपको देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए कितना बड़ा हिस्सा पहाड़ी का टूट कर गिर गया। पहाड़ी का कितना बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया। और इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है बेहिसाब काटा जा रहा है पहाड़ों को, और पहाड़ों की जब बुनियाद खत्म कर दी जाएगी तो पहाड़ टिकेंगे कैसे? तो जैसे देखिए, जब बेस खोखला कर दिया गया तो पहाड़ी टूट कर गिर गई। लेकिन आज हरिद्वार के दौरे पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और सुबह 10:30 बजे राज्यपाल हरिद्वार पहुंचेंगे। तो हरिद्वार का दौरा और यहां श्री चंद्र भगवान की मूर्ति का लोकार्पण राज्यपाल करेंगे। एक धार्मिक कार्यक्रम में भी राज्यपाल शिरकत करेंगे। हरिद्वार का दौरा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का, और सुबह 10:30 बजे हरिद्वार पहुंचना है उनको, जहां श्री चंद्र भगवान की मूर्ति का लोकार्पण करना है। इसके साथ साथ एक धार्मिक कार्यक्रम भी है। एक धार्मिक कार्यक्रम में भी राज्यपाल शिरकत करेंगे। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा है कि बीजेपी 2022 में त्रिवेंद्र रावत को ही सीएम का चेहरा घोषित करेगी और उनके नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ही बीजेपी की तरफ से चेहरा होंगे, ये बयान दिया है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने। क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आप। तो इस बार में तक टूटने वाला है निश्चित तौर, चेहरा त्रिवेंद्र सिंह रावत ही होंगे 100%। बिल्कुल, जितनी सब सीटें प्रचंड बहुमत मिला उसी के आसपास होंगे। देखिए, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, हमको कोई परेशानी नहीं होगी अपना पुराना रिजल्ट दोहराने में। अब देहरादून से खबर, त्रिवेंद्र कैबिनेट की आज अहम बैठक है और सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है, जिसमें 12 से ज्यादा प्रस्ताव रखे जा सकते हैं और उन पर मुहर भी लग सकती है। 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक शुरू भी हो जाएगी। मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग में लगे हुए आउटसोर्स के कर्मचारियों के अनुबंध बढ़ाने पर फैसला संभव है। हरिद्वार कुंभ की नोटिफिकेशन के साथ ही अलग अलग प्रस्तावों को भी इसमें हरी झंडी मिल सकती है। हमारे संवाददाता रवि कैंथोरा देहरादून से इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बैठक की बात करें रवि, तो कितनी देर बाद शुरू हो रही है बैठक और कौन कौन से प्रस्ताव रखे जा सकते हैं? जी बिल्कुल राजीव, देखिए करीब हम ये कह सकते हैं कि कैबिनेट की बैठक का जो समय था वो 9:30 बजे था, लगभग शुरू हो चुकी है और ऐसे में तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँच भी चुके हैं। तो मुख्यमंत्री आवास पर ये कैबिनेट की बैठक इस वक्त जो है शुरू हो चुकी है और ऐसे में आज की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाकुंभ को लेकर आज कई नोटिफिकेशन जारी हो सकते हैं और उसकी अवधि को लेकर भी जो है महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। इसके साथ ही 1 मार्च से गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र है, जिसको लेकर भी आज महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री अगर हम बात करें तो जो उनकी योजनाएं हैं, चाहे हम मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना की बात करें जिसमें महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों के लिए पौष्टिक आहार से लेकर तमाम चीज़ों की जो सुविधा है उसको लेकर भी आज अहम प्रस्ताव जो है कैबिनेट में लाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लगातार अगर हम जो तमाम जो योजनाएं हैं उसको लेकर आज कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट में लाए जाएंगे और कुंभ की अगर हम बात करें तो उसको लेकर महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि आजकल जो कोविड के दौरान जो संविदा कर्मी जो रखे गए थे उपनल और पीआरडी के माध्यम से, उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और 28 तारीख को उनका यह अनुबंध खत्म हो रहा है। तो ऐसे में अनुबंध की अवधि बढ़ सकती है और इनको कुछ राहत मिल सकती है। तो आज की कैबिनेट काफी महत्वपूर्ण है, जो कि मुख्यमंत्री आवास पर शुरू हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया आपका रमेश तमाम जानकारी के लिए। तो कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ आपदा के दौरान लापता हुए कई लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं लगा, लिहाजा अब सरकार इन्हें मृत मानकर चल रही है और इसके लिए इजाजत भी मिल गई है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के उप महारजिस्ट्रार ने जन्म और मृत्यु से संबंधित नोटिफिकेशन जारी करने के बाद राज्य सरकार ने भी अब आदेश जारी कर दिए। सरकार ने लापता लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण कराने के लिए अपीलीय अधिकारियों को नामित कर दिया। जो लापता थे जिनमें से कुछ रिकवर हो गए हैं, उनके सब रिकवर हो गए हैं।
तो अब उनको मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। उसके लिए जो हमारी संबंधित जो जिलों के जिलाधिकारी हैं उनके मार्फत उसकी पुष्टि की जाएगी और फिर उनको जो आपदा के जो मानक हैं, जो उनको मुआवजा दिया जाता है, वो उनको दिया जा सकता है। जोशीमठ के बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है और यहां पर कल दोपहर बाद अचानक मौसम बदला, बर्फबारी शुरू हो गई, जिसके चलते कड़ाके की ठंड एक बार फिर लौट आई है। हालांकि मौसम विभाग पहले ही मौसम बदलने की भविष्यवाणी कर चुका था, जो सच साबित हुए है। यहाँ के नीलकंठ, सतोपंत, नर नारायण, स्वर्गारोहिणी और माणा की चोटियों पर बर्फबारी हुई। फिलहाल भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद हैं, जो 18 मई को खुलेंगे। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर दौड़ रही कार में अचानक आग लग गई। जिस समय हादसा हुआ उस वक्त कार में लोग भी बैठे हुए थे, वो किसी तरह से बाहर निकले, अपनी जान उन्होंने बचाई और आग लगने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर सर्विस की गाड़ियां, लेकिन तब तक आग पूरी की पूरी गाड़ी को जला चुकी थी। अखाड़ा परिषद और बैरागी अणी अखाड़ों के बीच में चल रहा विवाद खत्म हो गया है। हरिद्वार में हुई बैठक में बैरागी अणी अखाड़ों के अध्यक्षों और अखाड़ा परिषद ने आपसी तालमेल के साथ कुंभ में भाग लेने की बात कही। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने साफ कहा कि सरकार को बैरागी अखाड़ों के लिए सभी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। नरेंद्र गिरी महाराज ने अखाड़ा परिषद के खिलाफ बयान देने वाले संतों को भी नसीहत दी। नरेंद्र गिरी महाराज ने कुंभ के आयोजन की अवधि छोटी करने को लेकर सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से कुंभ को लेकर कई दौर की बैठक हुई थी और निर्णय होगा ऐसा उम्मीद उनको थी, राय मशवरा भी किया गया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अखाड़ा परिषद की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी संयुक्त अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उसमें स्वयं 4 स्नान के शाही स्नान में घोषणा हुई थी। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक जियो जारी किया कि अब स्नान 2 ही होगा। ये सब देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, हमने एक बात कही थी कि मेले का स्वरूप तैयार किया जाए, अगर कोरोना काल बहुत बढ़ेगा तब हम बैठक में निर्णय लेंगे। अगली खबर भी हरिद्वार से। आज गंगा सभा की धर्म ध्वजा निकलेगी, पेशवाई होगी। नगर भ्रमण के बाद हर की पैड़ी पर धर्म ध्वजा को स्थापित किया जाएगा। कुंभ से पहले हर साल गंगा सभा सनातन धर्म की परंपराओं के आधार पर यह धर्म ध्वजा निकालती है। तो ये धर्म ध्वजा निकलेगी, हर की पैड़ी पर धर्म ध्वजा स्थापित होगी। गंगा सभा की ये धर्म ध्वजा निकलेगी, आज पेशवाई होगी, नगर भ्रमण होगा। नगर भ्रमण के बाद हर की पैड़ी पर पहुंचेगी और वहां धर्म ध्वजा को स्थापित किया जाएगा। और हर साल गंगा सभा सनातन धर्म की परंपराओं के मुताबिक उसी आधार पर ये धर्म ध्वजा निकालती है, धर्म ध्वजा की स्थापना होती है और धर्म ध्वजा की स्थापना होगी। और प्रशासन की भी विशेष तैयारियां हैं इस अनुष्ठान, इस कार्यक्रम को लेकर। आज गंगा सभा की ये धर्म ध्वजा, ये यात्रा निकलने वाली है, ये पेशवाई निकलने वाली है और जो सनातन परंपराएं, उन्हें परंपराओं का पालन करते हुए ये पेशवाई, ये धर्म ध्वजा निकलेगी। और अब सीधा रुख करते हैं इस खबर पर। हमारे संवाददाता पंकज राणा का हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कितने बजे स्थापित होगी पंकज धर्म ध्वजा, पेशवाई कितने बजे होगी? क्या नगर भ्रमण के लिए निकल चुके हैं या भी निकलना बाकी है? बिल्कुल राजीव, देखिए कुंभ की जो रौनक है वो हरिद्वार में नजर आने लगी है। तमाम साधु संतों का आगमन शुरू हो गया है और जो एक परंपरा होती है सनातन धर्म की कि जो भी साधु संत हरिद्वार आते हैं उसके बाद तमाम पेशवाई और धर्म ध्वजा की स्थापना की जाती है। ये अखाड़ों की परंपरा होती है और अब गंगा सभा भी इसे विधि विधान के साथ करती है। तो आज गंगा सभा, क्योंकि हरिद्वार में प्रमुख संस्था गंगा सभा है, सभी जो स्नान बड़े होते हैं उसमें गंगा सभा का प्रमुख योगदान होता है। हर की पौड़ी पर जितने भी बड़े आयोजन होते हैं उसमें गंगा सभा ही करती है। तो आज सबसे
पहले जो गंगा सभा है उसकी धर्मध्वजा आज हरिद्वार में निकाली जाएगी और स्थापित की जाएगी हर की पौड़ी पर। ये सनातन परंपरा के आधार पर ही हर साल की जाती है और आज भव्य रूप इसको इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि महाकुंभ का आयोजन अगले महीने से होने जा रहा है और ये जो भी हमारी परंपरा होती है सनातन धर्म की उसके आधार पर पूरे शहर में नगर भ्रमण पिछले 2 दिनों से गंगा ध्वजा कर रही है, गंगा सभा कर रही है। 22 फरवरी को भी एक नगर भ्रमण किया था, उसके बाद 24 को भी किया गया कल, और आज पूरे शहर भर में ये धर्मध्वजा निकाली जाएगी और उसके बाद गंगा सभा पर आकर जो हर की पौड़ी का स्थान है वहां पर स्थापित की जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से अब महाकुंभ की शुरुआत हरिद्वार में हो गई है और एक रौनक जो हरिद्वार में कुंभ के दौरान नजर आती थी, चाहे साधु संतों की हो या स्थानीय निवासियों की हो, गंगा सभा की हो, वो अब पूरी तरह से नजर आने लगी है। और 11:30 बजे के करीब ये पूरी शहर में पूरी नगर भ्रमण कार्यक्रम किया जाएगा। तमाम जो गंगा सभा के पुरोहित हैं, पंडित हैं, वो इसमें मौजूद रहेंगे और एक पूरी परंपरा के आधार पर यह धर्मध्वजा निकाली जाएगी। परंपरा के आधार पर धर्मध्वजा बताने की निकलेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो शहर भर में भ्रमण करेगी यह धर्मध्वजा, पेशवाई होगी और स्थापित हो जाएगी हर की पौड़ी पर। आगे बढ़ रहे हैं हरिद्वार से ही खबर। कुंभ मेले के लिए मेला प्रशासन की बड़ी तैयारी भी है। संचार नेटवर्क को दुरुस्त करने में मेला पुलिस जुट गई है। मेला पुलिस की कंट्रोल रूम बनाने की भी तैयारी है कि कंट्रोल रूम वहां पर बने। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में कंट्रोल रूम बनने वाले, इसमें मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर में कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। यूपी और उत्तराखंड पुलिस के संचार कर्मी इसकी निगरानी करेंगे। तो संचार नेटवर्क दुरुस्त करने की ये तैयारियां हैं, कवायद है। मेला प्रशासन की बड़ी तैयारी है। हरिद्वार में कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद सतर्कता है। सरकार और कुंभ मेला प्रशासन अलर्ट हो गया है। कुंभ के दौरान आने वाले संतों को भी अब कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। ये भी एक अहम खबर आपको दे दें, नया स्ट्रेन कोरोना का, और उसके बाद ये अलर्ट है कुंभ के दौरान आने वाले संतों को भी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। और कुंभ में आने से 72 घंटे पहले की ये जांच आवश्यक है कि 72 घंटे पहले तक की रिपोर्ट ही वैलिड मानी जाएगी, स्वीकृत होगी। और सभी साधु संतों को एसओपी का कड़ाई से पालन करना होगा। छावनी में ठहरने वाले साधु संतों की कोरोना की जांच होगी। कुंभ का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और हरिद्वार आने वाले संतों की एंटीजन जांच भी की जाएगी। हरिद्वार में एबीपी गंगा की खबर का हुआ है बड़ा असर। रामपथ के सामने बनाए जा रहे अस्थायी शौचालय की खबर एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिस पर मेला प्रशासन ने संज्ञान लिया। मेला प्रशासन ने इन अस्थायी शौचालयों को हटा दिया है और अब इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तो पहले की तस्वीर जब खबर एबीपी गंगा ने दिखाई और लगातार खबर दिखाते रहे, सवाल उठाते रहे, तो उसके बाद की तस्वीर देखिए, तस्वीर बदल गई है। कल की तस्वीर और आज की तस्वीर में अंतर। तो हरिद्वार में कुंभ शुरू होने में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं। कुंभ मेले में अखाड़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण धर्म ध्वजा और पेशवाई होती है। 3 मार्च को जूना, अग्नि और आवाहन अखाड़े की धर्म ध्वजा स्थापित होगी। पेशवाई आकर्षण का केंद्र होती है। जब अखाड़ों के संत अपने लाव लश्कर के साथ निकलते हैं तो वो लम्हा बेहद खास होता है। हालांकि पेशवाई के लिए कोविड के नियमों का पालन करना जरूरी है, अनिवार्य है। सभी अखाड़े के लोग अपने अपने तरीके से जो कोविड-19 की जो एसओपी जारी की गई है सरकार ने, उसके टीकाकरण, उसकी दवाइयाँ, उन सब का पालन करते हुए ही ये सारी पेशवाई निकलेंगी। जूना अखाड़ा की जो धर्म ध्वजा है वो नगर प्रवेश करने के बाद 3 तारीख को, 3 मार्च को हमारा जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा एक साथ जूना अखाड़े के माया देवी मंदिर में इनका ध्वजारोहण होगा। हरिद्वार में महाकुंभ हो रहा है, इसीलिए हरिद्वार की शोभा देखते ही बन रहे हैं। हर की पैड़ी के आसपास का इलाका भगवा रंग में रंगा नजर आ रहा है, जिससे धर्मनगरी की शोभा बढ़ गई। कुंभ से पहले धर्मनगरी भगवा रंग में रंगी नजर आ रही है। हर की पैड़ी के आसपास का नजारा तो ऐसा है। गंगा पर बने पुलों और मंदिरों के ऊपर भगवा और पीला रंग किया गया है।
इसके पीछे मेला प्रशासन की सोच ये है कि धर्म नगरी आने वाले श्रद्धालुओं में इसकी वजह से भक्ति भाव और गहरा होगा। दुकानें हैं, जितने होटल्स हैं, उन्होंने इसको अपने आप अपनाया भी है, क्योंकि फॉर्म ऑफ एनर्जी भी आप देखेंगे इन कलर्स से आती है। तो इस बेसिस पे कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनी थी, लोगों ने अपने स्वेच्छा से, इवन गंगा सिभा ने भी अपने स्वेच्छा से इन कलर को अपनाया है। तो ये कुंभ के लिए कलर कोडिंग भी हो जाएगी, एक तरीके से एक नया भव्य रूप भी दिखाई देगा कुंभ का। हर की पैड़ी के पास के घाटों पुजारियों के बैठने की जगह की शोभा तो देखते ही बन रही है। अब हर की पैड़ी पर भी पुरोहितों और पंडितों को एक ड्रेस कोड दिया जाएगा। जो भी मंदिर में पुजारी रहते हैं, शीघ्र ही आप उनको एक यूनिफॉर्म, एक तरह से जो उनकी वेशभूषा है, एक रास्ता आप उसमें देखेंगे। सभी मंदिरों के पुजारी के लिए एक रास्ता कायम की जाएगी और जो तख्त पे बैठने वाले जो ब्राह्मण हैं उन लोगों के लिए भी एक कलर कोड, एक ड्रेस कोडिंग हम करेंगे। भगवे और पीले रंग ने धर्म नगरी की रौनक बढ़ा दी है। आसमान से देखने पर तो हर की पैड़ी और भी खूबसूरत नजर आ रही है। हरिद्वार कुंभ नगरी होने के साथ साथ आध्यात्मिक नगरी भी है। यहाँ लाखों की संख्या में साधु सन्यासी रहते हैं, जिनकी वेशभूषा भगवा और पीले रंग की होती है। कुंभ में आने वाले तमाम सन्यासी इन्हीं रंगों के कपड़े पहनकर आते हैं। कुंभ को देखते हुए धर्म नगरी को भी इन दो रंगों से रंगा गया है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। बटोरैनी गांव के ऊपर बनी झील की अब रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है और इसके साथ ही एसडीआरएफ की टीम झील के पास में पहुंची। इस दौरान टीम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर झील के मुहाने से मलबे को हटाया, जिससे झील के पानी की रफ्तार तेज हो गई। एसडीआरएफ की टीम 3 दिन में झील के मुहाने को 20 फीट से बढ़ाकर 50 फीट तक कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत विधानसभावार कार्यकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम के तहत कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की विधानसभा चौबट्टा खाल में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा और जोश का संचार करते हुए 2022 के लिए तैयार रहने के लिए कहा। हमारे कांग्रेसी कह रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा। रुड़की नगर निगम बोर्ड की बैठक 26 फरवरी को होने जा रही है, जिसे लेकर छबरेड़ा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल का बयान आया। उन्होंने कहा कि उनको बोर्ड बैठक में आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उन्हें इसका संवैधानिक हक है। नगर निगम की बोर्ड बैठक में आपको बता दें कि मेयर गौरव गोयल और विधायक देशराज कर्णवाल के बीच में एक बार विवाद हुआ था और उसके बाद से देशराज कर्णवाल के आने पर ऐतराज जताया गया था। पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर हो रही बयानबाजी पर बयान दिया। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है, तो विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है, ये सांसद कह रहे हैं। हालांकि जनता पर तो महंगाई की मार पड़ रही है, जनता को अपनी जेब से पेट्रोल और डीजल के लिए कीमतें चुकानी पड़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमतें हैं उससे कहीं गुना ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। वैट एक्साइज ड्यूटी के नाम पर जनता के जेब पर इतना बोझ है जो वहन नहीं कर रहा है। हालांकि दूसरी तरफ लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, विपक्षी दल भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें काबू में नहीं आ रहे हैं, ना ही इस दिशा में कोई कदम उठता हुआ दिख रहा है। हालांकि सांसद जरूर कह रहे हैं कि विपक्ष गुमराह कर रहा है। पिथौरागढ़ से लगती नेपाल सीमा पर मौजूद झूला पुल को दोनों देशों की ओर से सामान्य आवाजाही के लिए खोल दिया गया, मगर अभी भी बाजार में लॉकडाउन से पहले वाली रौनक नहीं लौट पाई है। ऐसे में व्यापारियों को इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि बाजार गुलजार कब होगा। उत्तराखंड में दिन नशीली चीजों की तस्करी जोरों पर है। इसी को लेकर श्रीनगर में पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया और इसके साथ ही युवाओं को नशे से दूर करने के लिए काउंसलिंग भी की जा रही है। महीने भर के भीतर पुलिस 7 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो नशे के खिलाफ पुलिस का ये जागरूकता अभियान और जिस तरह नशे के जो लत बढ़ती चली जा रही है और युवा खासतौर पर, यहाँ तक कि स्कूली छात्र भी इसकी इज्जत से दूर नहीं है, तो ऐसे में स्कूल वार ये कैंपेन चलाने की आवश्यकता है।
पिथौरागढ़ में ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व पुलिस हत्या के मामले में कार्रवाई में कोताही कर रहे हैं। डीएम ने मामले में उच्च स्तरीय जांच की डीएम से मांग की गई है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और मामला रेगुलर पुलिस को सौंपने की मांग की है। खटीमा में प्रशासन ने अवैध लकड़ियों से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा है। प्रशासन का कहना है कि लकड़ियों को लेकर जा रहे ये ट्रक दरअसल इनके पास जरूरी कागजात नहीं थे, इसीलिए इन्हें जब्त कर लिया गया। बताया जा रहा है कि इलाके में वन माफिया जंगलों से चोरी छुपके लकड़ियां काट रहा है। शिकायत के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। विकासनगर में पुलिस ने स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 13.5 ग्राम स्मैक बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इनका आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। देहरादून पुलिस ने मोबाइल शोरूम में चोरी करने वाले अंतरराष्ट्रीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और पुलिस ने शटर कटवा घोड़ासन गैंग के लीडर समेत अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। 8 फरवरी को घंटाघर के पास में चोरों ने एक मोबाइल शोरूम के शटर को बिना तोड़े ही उससे लाखों की कीमत के मोबाइल चोरी कर लिए थे। रानीखेत में सेना की भर्ती चल रही है और भर्ती के दौरान हुई दौड़ में 1550 युवा शामिल हुए, जिसमें से सिर्फ 400 युवा ही पास हो पाए। भर्ती में आने वाले युवाओं के लिए रहने खाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही कोविड के लक्षणों की भी जांच की जा रही है।